हेलो एवरीवन, स्टूडेंट्स पॉइंट में आपका स्वागत है। आज है 8 अक्टूबर और आज से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले आज का प्रश्न, जो कि सबको कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है। तो आज का प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च रैंक वाला सुपर कंप्यूटर है। ये ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस को ध्यान से पढ़े, उसके बाद अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इन वीडियोज़ का PDF चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन अस टेलीग्राम पे बाय राइटिंग यूज़र नेम स्टूडेंट्स पॉइंट हिंदी, और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूज़र नेम लिखकर द स्टूडेंट्स पॉइंट। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, RBI की मौद्रिक नीति समिति के नए सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में 3 नए सदस्य को RBI की मौद्रिक नीति समिति में चुना गया है। वो 3 सदस्यों का नाम है शशांक भिड़े, आसिमा गोयल, जयंत वर्मा। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, इसलिए यहाँ पे सही उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ब्याज दरों पर निर्णय लेती है, और इसके लिए 3 अर्थशास्त्री, जिनका नाम मैंने अभी लिया, आसिमा गोयल, शशांक भिड़े, प्रोफेसर जयंत वर्मा, को चुना गया है। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कुल 6 मेंबर्स होते हैं। 3 मेंबर्स तो ये हुए जिनका कार्यकाल 4 सालों के लिए निर्धारित किया गया है। वहीं 3 अदर पदेन सदस्य रिजर्व यानी कि एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कौन कौन है? तो RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास, डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा और कार्यकारी निदेशक जनक राज। तो 3 मेंबर्स ये और 3 न्यूली अपॉइंटेड, तो टोटल 6 मेंबर्स हो गए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में। और इसके चेयरमैनशिप कौन कर रहे हैं? तो RBI गवर्नर शक्तिकांत दास। और MPC इस कमेटी का काम क्या है? इस कमेटी का काम है कि वार्षिक मुद्रास्फीति को 2 से 6% के बीच में ही रखना है, यानी कि इन्फ्लेशन रेट को, एनुअल इन्फ्लेशन रेट को विदिन 2 to 6% के रेंज में रखना है, जिसे हम 4+-2 भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न, वर्ना, भीमा, डिंडी, मूसी नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो वर्ना, भीमा, डिंडी, मूसी नदियाँ जो हैं कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो यहाँ पे डी है सही आंसर। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर, सतारा से उत्पन्न होती है, और यह गोदावरी के बाद पेनिसुलर इंडिया यानी कि प्रायद्वीपीय भारत में दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और ये 4 राज्यों में बहती है, जो कि है महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण नदियां हैं, सहायक नदियां, जो कि तुंगभद्रा, मालप्रभा, कोयना, भीम, घाटप्रभा। एग्जामिनेशंस में नदियों की सहायक नदियां अक्सर पूछा करते हैं, इसलिए आप ध्यान दें, मैं इसे दोहराता हूँ, तुंगभद्रा, मालप्रभा, कोयना, भीम और घाटप्रभा। एक और नदी जो हाल ही में खबर में थी वो है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी भी महाराष्ट्र के नासिक के पास से त्र्यंबकेश्वर से ही निकलती है, और यह मध्य प्रदेश, कर्नाटका, पुडुचेरी में बहती है लार्जली, और इसकी थोड़ी सी पार्ट महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी फैली हुई है। और इसका कुछ सहायक नदियाँ प्रवर, पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा, वर्धा, वैनगंगा और प्राणहिता। मैं इन सहायक नदियों का नाम फिर से दोहराता हूँ, परवर, पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा, वर्धा, वैनगंगा, प्राणहिता। ये नदियाँ समाचार में क्यों थी? क्योंकि हाल ही में केंद्र ने सर्वोच्च परिषद की बैठक में घोषित किया कि कृष्णा और गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्डों का केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय अधिकार क्षेत्र का निर्धारण करेगा। और इस सर्वोच्च परिषद का गठन किया गया था आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत भारत सरकार के द्वारा। और एक आर्टिकल आपको याद रखना है, अनुच्छेद 262। अनुच्छेद 262 संविधान के अंदर जो लिखित है, उसमें इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट्स के बारे में चर्चा की गई है कि उसका रिजोल्यूशन कैसे होगा। अगला प्रश्न, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके नए महानिदेशक हैं M गणपति। सो यह बी इज द राइट आंसर। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, जिसे इंग्लिश में ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी कहते हैं, इसका गठन 1978 में पांडे समिति के रिकमेंडेशन पे हुआ था। स्टार्टिंग में 1978 में ये DGCA के अंडर एक सेल के रूप में गठन किया गया था इसका। बाद में इन 1987 इसे एक स्वतंत्र विभाग के रूप में गठन किया गया DGCA के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर ही। और इसकी मुख्य जिम्मेदारी है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू हवाई अड्डों पर नागरिक उड़ानों की सुरक्षा के संबंध में मानक और उपाय करना। और इसकी अध्यक्षता पुलिस महानिदेशक रैंक के एक अधिकारी द्वारा की जाती है, और उन्हें महानिदेशक के रूप में नामित किया जाता है। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, परिशुद्धता कृषि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक दृष्टिकोण है जहां वृद्धि हुई औसत पैदावार प्राप्त करने के लिए सटीक मात्रा में इनपुट का उपयोग किया जाता है। यह स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे इनपुट्स का बहुत ही कम इस्तेमाल करके यील्ड यानी कि आउटपुट ज़्यादा पाया जाता है। तो ये एक विधि है परिशुद्धता कृषि। यह फसल उत्पादन और जल संसाधनों के कुशल उपयोग का रासायनिक अनुप्रयोग को कम करता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसमें क्या होता है कि वाटर इनपुट भी कम होगा, वाटर यूज़ भी कम होगा, साथ ही साथ केमिकल इनपुट्स फर्टिलाइजर्स का यूज़ भी कम होगा इसमें। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे सी है सही उत्तर। खबर क्या था, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था ने हाल ही में सेंसर्स एंड सेंसिंग फॉर प्रेसिशन एग्रीकल्चर पर एक सेशन ऑर्गेनाइज किया था, इसलिए ये क्वेश्चन जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, भौतिक विज्ञान 2020 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है किस चीज़ की खोज के लिए? तो ये दिया गया है ब्लैक होल की खोज के लिए। तो यहाँ पे सी है सही आंसर। ब्लैक होल के बारे में जानकारी देने के लिए 3 साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स 2020 दिया गया है। वो 3 साइंटिस्ट कौन कौन है? तो रॉजर पेनरोज जो कि यूके के हैं, रेनहार्ड जेनजेल जो जर्मनी से हैं, और एंड्रिया घेज जो कि यूएस से हैं। और 1903 में मैरी क्यूरी, 1963 में मारिया गेट मेयर और 2018 में डोना स्ट्रिकलैंड के बाद डॉक्टर घेज विश्व में चौथी महिला बन गई जिन्हें कि नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स दिया गया है। तो याद रखें इन चारों महिलाओं का नाम बहुत ही ज़रूरी है। इन 4 महिलाओं को ही सिर्फ अब तक नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स दिया गया है। वो है डॉक्टर घेज, 1903 में मैरी क्यूरी, 1963 में मारिया गोयट मेयर, 2018 में डोना स्ट्रिकलैंड। ये 3 साइंटिस्ट हैं जिनको 2020 नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स दिया गया है। और रॉजर पेनरोज ने अपने प्रमाण में सरल गणितीय तरीकों का इस्तेमाल किया। उन्होंने बताया कि ब्लैक होल अल्बर्ट आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत पर ही बेस्ड है। और आइंस्टाइन ने खुद यह नहीं माना था कि ब्लैक होल वास्तव में मौजूद है। ब्लैक होल है क्या? तो एक मैसिव राक्षस जैसा है, सुपर मैसिव जायंट है, जो कि इससे अगर कुछ भी पास हो तो इसके पार नहीं जा सकता। यह सब कुछ पर कब्जा कर लेता है। इवन लाइट कैन नॉट पास थ्रू दिस सुपर मैसिव ब्लैक होल। और रेनहार्ड जनरल और एंड्रिया घेज ने एक टीम को लीड किया था। इस टीम ने आकाशगंगा मिल्की वे गैलेक्सी में एक एरिया को पाया है, जो उस एरिया का नाम है धनु ए, और उस एरिया में मैसिव ब्लैक होल स्थित है। तो इनके फाइंडिंग्स का कंट्रीब्यूशन ये है कि मिल्की वे गैलेक्सी में के सेंटर में एक मैसिव सुपर मैसिव ब्लैक होल स्थित है। अगला सवाल, राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2020 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह उद्योग और आंतरिक व्यापार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के संवर्धन के लिए विभाग द्वारा डिज़ाइन किया गया है। ये स्टेटमेंट सही है। तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड इंटरनल ट्रेड ने इस अवार्ड को गठन किया है। और इसे 12 सेक्टर्स 12 क्षेत्रों में दिया जाता है। वो 12 सेक्टर्स कौन कौन से हैं? तो कृषि, एग्रीकल्चर, शिक्षा, उद्यम प्रौद्योगिकी, एनर्जी ऊर्जा, वित्त, खाद्य, स्वास्थ्य, उद्योग 4.0 यानी कि इंडस्ट्रीज 4.0, अंतरिक्ष, सुरक्षा, पर्यटन और शहरी सेवाओं के स्टार्टअप को पुरस्कृत किया जाता है। तो यहाँ फिर से दोनों स्टेटमेंट सही हैं। और जीतने वाले स्टार्टअप्स के संस्थापकों को 5 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा। साथ ही उन्हें एक मौका दिया जाएगा कि अपने सॉल्यूशंस को गवर्नमेंट एजेंसीज के पास प्रेजेंट करें। साथ ही जो इनकम्बेटर्स हैं उनको 15 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा। और कुल 38 स्टार्टअप को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इस सम्मान के पहले संस्करण का अनाउंसमेंट हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है गुजरात द्वारा। तो यहाँ ए है सही आंसर। गुजरात सरकार ने इसे लॉन्च किया है भारत नेट प्रोजेक्ट के अंदर। और इसे लोगों को पंचायत स्तर पर ही अपने कल्याणकारी यानी कि वेलफेयर स्कीम्स के फ़ायदे लेने का मौका मिलेगा। तो अब तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगला सवाल, सांभर झील हाल ही में खबरों से जुड़ी है। तो ये जुड़ी है राजस्थान से। तो यहाँ डी है सही आंसर। और यह झील राजस्थान के जयपुर में स्थित है।
साथ ही यह भारत का अंतर्देशीय सबसे बड़ा खारा जल निकाय है, यानी कि लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट वाटर लेक है ये। और ये अरावली पहाड़ियों से घिरा हुआ है और राजस्थान के अधिकांश नमक का प्रोडक्शन यहीं से होता है और सांभर को रामसार साइट में भी इंक्लूड किया जा चुका है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने यह डिसाइड किया है कि सर्दियों के मौसम से पहले ही एक अस्थायी आश्रय का निर्माण किया जाएगा संभार लेक के पास। अब कुछ और भी न्यूज़। भारतीय फर्म मैकफास्ट बेवरेज ने हाल ही में पेप्सिको के खिलाफ माउंटेन ड्यू ट्रेडमार्क का उपयोग करने के लिए लड़ाई जीत ली है। देखिए न्यूज़ क्या था। ये मैकफास्ट बेवरेज ने सन 2000 में ही एक वाटर बॉटल बेचना स्टार्ट किया था माउंटेन ड्यू ट्रेडमार्क से, लेकिन सन 2003 में पेप्सिको ने कोल्ड ड्रिंक बेचना स्टार्ट कर दिया माउंटेन ड्यू के ट्रेडमार्क से। और साथ ही पेप्सिको ने मैकफास्ट बेवरेज के खिलाफ एक केस फाइल किया कि ये ट्रेडमार्क जो है पेप्सिको को बिलोंग करता है। लेकिन फाइनली इतने सालों के बाद भारतीय फर्म मैकफास्ट बेवरेज ने प्रूव कर दिया कि डर के आगे ही जीत है और माउंटेन ड्यू उनका है, ना कि पेप्सिको का। और मैकफास्ट बेवरेज के चेयरमैन हैं सैयद गिजाउद्दीन। सो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए धन्यवाद।